एक रानी जो सिर्फ अपने बेटे का हक मांग रही थी, उसे विद्रोही कहा गया। एक मां जो सिर्फ इंसाफ मांग रही थी, उसकी राज्य छीन ली गई। और जब उसने आवाज उठाई तो इतिहास ने उसकी स्टोरी को इतना दबाया कि आज भी पूरी सच्चाई किताबों के बाहर है। यह कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की। लेकिन उस लक्ष्मीबाई की नहीं जो आपने स्कूल की किताबों में पढ़ी है। यह उस औरत की कहानी है जिसे एक साम्राज्य ने चुप कराने की कोशिश की, और जब वो चुप नहीं हुई तो उसे मिटाने की कोशिश की गई। सवाल यह नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई क्यों लड़ी, सवाल यह है उसे लड़ने पर मजबूर किसने किया। 19 नवंबर 1835 वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में एक बेटी पैदा हुई। नाम रखा गया मणिकर्णिका। घर में सब उसे प्यार से बुलाते मनु। मनु सिर्फ 4 साल की थी जब मां चल बसी। पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे, तो मनु बड़ी हुई बिठूर के महल में, पेशवा की सरपरस्ती में। वहां उन्होंने वो सब सीखा जो उस दौर की लड़कियां सीखने की सोच भी नहीं सकती थीं। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और महल की पॉलिटिक्स। वो बचपन जो एक योद्धा गढ़ रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही ट्रेनिंग उस लड़की की आखिरी उम्मीद बनेगी। 1842 में करीब 14 साल की उम्र में मनु की शादी हुई झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से। शादी के बाद उनका नाम रखा गया लक्ष्मीबाई। अब वो थीं झांसी की महारानी। झांसी उस दौर में एक समृद्ध शांत रियासत थी, बुंदेलखंड के बीचों बीच एक मजबूत किले के साए में बसा शहर। 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गईं, लेकिन सिर्फ 4 महीने में वो बच्चा चल बसा। राजा गंगाधर राव उस सदमे से कभी उभर नहीं पाए। उनकी सेहत लगातार गिरने लगी। एक मां जो अभी अपने बेटे का गम भी पूरी तरह पी नहीं पाई थी, उसके सामने अब एक और बड़ी लड़ाई खड़ी होने वाली थी, और ये लड़ाई सिर्फ दिल की नहीं, सत्ता की थी। नवंबर 1853 राजा गंगाधर राव को एहसास हो गया था मौत करीब है, तो उन्होंने अपना आखिरी और सबसे जरूरी फैसला लिया। उन्होंने अपने ही परिवार के एक बच्चे को गोद लिया, नाम रखा दामोदर राव। यह कोई निजी फैसला नहीं था, ये हिंदू लॉ और झांसी की सदियों पुरानी परंपरा में पूरी तरह मान्य प्रक्रिया थी। राजा ने खुद अपने बिस्तर से अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट को इसकी लिखित सूचना भिजवाई। उन्होंने साफ लिखा, दामोदर राव ही झांसी का वारिस होगा। 21 नवंबर 1853 राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। लक्ष्मीबाई अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वो एक राज्य की रीजेंट थी। एक ऐसे बच्चे की मां जिसका भविष्य अब उन कागजों पर टिका था जिन्हें पढ़ने वाला हाथ हजारों मील दूर कलकत्ता में बैठा था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की मेज पर एक पॉलिसी पड़ी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक ऐसा नियम जो कहता था, अगर किसी हिंदू राजा की मौत बिना नेचुरल यानी खुद के जने बेटे के हो तो उसकी रियासत सीधे ब्रिटिश हुकूमत में मिल जाएगी। गोद लिया बेटा, चाहे कितना भी वैध क्यों ना हो, उसका कोई हक नहीं माना जाएगा। और इस नियम के नीचे आने वाली अगली रियासत थी झांसी। फरवरी 1854 झांसी को औपचारिक रूप से ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया गया। दामोदर राव को, जिसे गंगाधर राव ने अपनी आखिरी सांस के सामने गोद लिया था, इल्लीजिटिमेट यानी नाजायज वारिस करार दे दिया गया। लक्ष्मीबाई को महल छोड़ने का हुक्म मिला। उन्हें सालाना 60,000 रुपए की पेंशन ऑफर की गई, जैसे किसी सल्तनत की कीमत, किसी एक बच्चे के हकब की कीमत पैसों में तय की जा सकती हो। एक रानी जो अपने पति की आखिरी इच्छा के लिए लड़ रही थी, उसे भीख के तौर पर पैसे दिए गए, और जब उसने इनकार किया तो उसे क्या मिला? सिर्फ चुप्पी। लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अंग्रेजों को सीधा जवाब भेजा, मेरी झांसी मैं नहीं दूंगी। ये कोई नारा नहीं था, ये उस दौर की एक अकेली औरत का पूरे ब्रिटिश एम्पायर के सामने खड़ा होना था।
उन्होंने अपने वकील जॉन लैंग को नियुक्त किया और मामला लंदन की प्रिवी काउंसिल तक ले गई। सोचिए, एक भारतीय रानी जो अंग्रेजों के अपने ही लीगल सिस्टम के जरिए अंग्रेजों से इंसाफ मांग रही थी, लेकिन जो सिस्टम पहले से जानता था कि फैसला किसके हक में जाएगा, वहां सुनवाई सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। जवाब आया, रिजेक्टेड। दामोदर राव का हक फिर से नकार दिया गया। लक्ष्मीबाई को महल के अंदर एक कोने तक सीमित कर दिया गया। रानी सिर्फ एक खिताब रह गया, ताकत नहीं। लेकिन इसी दौर में उन्होंने चुपचाप कुछ और भी किया। उन्होंने झांसी की महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया, उन्हें तलवारबाजी सिखाई, घुड़सवारी सिखाई। एक महिला सेना तैयार होने लगी। क्यों एक रानी जिसे सिर्फ पेंशन पर बैठा दिया गया था, चुपचाप एक सेना तैयार कर रही थी? शायद उसे पहले से अंदाजा था कि बात यहीं खत्म नहीं होगी। मई 1857, पूरे उत्तर भारत में बगावत की आग फैल रही थी। मेरठ, दिल्ली, कानपुर। 7 जून 1857 को झांसी के अंदर भी हालात बिगड़ गए। किले में मौजूद अंग्रेज अफसरों और उनके परिवारों की हत्या कर दी गई। लगभग 60 लोग मारे गए। यहीं से इतिहास 2 हिस्सों में बंटता है। अंग्रेजी रिकॉर्ड सीधे लक्ष्मीबाई को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताते हैं, लेकिन कई भारतीय इतिहासकार कहते हैं उस वक्त किले पर बगावत करने वाले सिपाहियों का कंट्रोल था, रानी का नहीं। सच क्या था? शायद पूरा सच कभी सामने आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि जिसे दोषी ठहराना था उसका फैसला पहले से हो चुका था। बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के लक्ष्मीबाई को मुख्य दोषी घोषित कर दिया गया। एक औरत जो सालों से सिर्फ अपने बेटे का हक मांग रही थी, अब उसे मर्डरर और रिबेल लीडर कहा जाने लगा। सच्चाई को सुनने से पहले ही एक लेबल चिपका देना। मार्च 1858, जनरल ह्यू रोज की अगुवाई में अंग्रेज की फौज झांसी पहुंची। लक्ष्मीबाई के पास 2 ही रास्ते थे, सरेंडर या आखिरी सांस तक लड़ाई। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। किले की तोपें खुद रानी की निगरानी में ढलवाई गई थीं। दीवारें मजबूत की गईं। कहा जाता है गोला बारूद खत्म होने पर झांसी की औरतों ने खुद मिलकर नए गोले बनाए। 4 दिन तक झांसी ने अंग्रेज की फौज को रोके रखा, लेकिन 3 अप्रैल 1858 को अंदर से एक धोखा हुआ। कहा जाता है किले के एक हिस्से का दरवाजा भीतर से ही खोल दिया गया। जिस रानी को उसकी अपनी हुकूमत ने अकेला छोड़ा था, अब उसे उसके अपने ही लोगों में से किसी ने धोखा दिया। सोचिए, इतनी तरफ से घिरी होने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। झांसी का किला गिर गया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर कसकर बांधकर वो घोड़े पर सवार होकर किले से निकली। एक मां, एक योद्धा, दोनों एक साथ एक ही पल में। वो 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर बिना रुके, बिना आराम किए तय करके कालपी पहुंची। फिर वहां से ग्वालियर में उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे दूसरे विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर लड़ाई को नई ताकत दी। कुछ हफ्तों के लिए ऐसा लगा जैसे बगावत फिर से जान पकड़ रही है, लेकिन जनरल ह्यू रोज के लिए अब ये सिर्फ एक रिबेलियन दबाने की लड़ाई नहीं रह गई थी। ये उस औरत को रोकने की लड़ाई बन चुकी थी जिसकी बहादुरी अब उन्हीं की फौज में चर्चा का विषय बन चुकी थी। 17 जून 1858 ग्वालियर के कोटा की सराय के पास जनरल ह्यू रोज की फौज ने उन्हें घेर लिया। आखिरी लड़ाई शुरू हुई। लक्ष्मीबाई ने मर्दाना कपड़े पहन रखे थे। घुड़सवारी करते हुए, दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों का सामना अकेले किया। उसी लड़ाई के बाद एक अंग्रेज अफसर ने लिखा था वो लाइन जो आपने इस कहानी की शुरुआत में सुनी, सबसे खतरनाक, सबसे बहादुर रिबेल। लड़ाई के दौरान लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हुई। कहा जाता है एक करीबी साधु ने उन्हें आखिरी वक्त में सहारा दिया। उनकी आखिरी इच्छा थी उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। पास के एक किसान की झोपड़ी से लकड़ियां लाई गईं और वहीं बिना किसी शाही रस्म, बिना किसी बड़े समारोह के झांसी की रानी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी के लिए नहीं लड़ी थी, वो उस हक
के लिए लड़ी थीं, जिसे एक मां से छीना गया था। अंग्रेज उन्हें मिटा नहीं सके। उन्होंने बस उनकी कहानी पर अपना नाम लिखने की कोशिश की। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिसे चुप कराने की कोशिश की गई, उसकी आवाज आज भी सबसे ज्यादा सुनाई देती है।